हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लिए थे, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड डिस्कस कर लिए थे, ऐसे माइक्रोब्स जो हमें फर्मेंटेड बीवरेजेस बनाने में हेल्प करते हैं वो डिस्कस कर लिए थे, ऐसे माइक्रोब्स जो हमें एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं वो डिस्कस कर लिए थे, और ऐसे माइक्रोब्स जो हमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। राइट, अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, राइट। बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग बीइंग। अब एंटीबायोटिक्स कौन से लिविंग बीइंग के अगेंस्ट एक्ट करते हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, राइट। सो एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, या तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, या उन्हें वो क्या कर देंगे? किल कर देंगे, उनको अल्टीमेटली मार ही देंगे। अब एंटीबायोटिक्स क्या किसी और को भी कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स वायरस को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करते हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, राइट। अब सबसे पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी और कैसे डिस्कवर की थी ये देखते हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी वो डिस्कवर की थी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो किस पे काम कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पे, स्टैफिलोकोकाई बैक्टीरिया। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम बैक्टीरिया पे काम करते हैं तो हम बैक्टीरिया को कहाँ उगाते हैं? पैट्री डिशेस में। कांच की छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं पैट्री डिशेस। तो उन पैट्री डिशेस में हम बैक्टीरिया को उगाते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टैफिलोकोकाई, तो वो भी इसको पैट्री डिशेस में उगा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन क्या देखा कि एक पैट्री डिश में क्या हो रहा है, राइट, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, राइट। ये देखो, ये बैक्टीरिया, ये जो वाइट वाइट तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? बैक्टीरियाज हैं, राइट। तो उन्होंने देखा एक पैट्री डिश में क्या हो रहा है कि पूरी पैट्री डिश में तो बैक्टीरिया थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कोने में बैक्टीरिया नहीं थे। जब इन्होंने इस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है वहां पे एक मोल्ड ग्रो हुई है। मोल्ड, और मोल्ड क्या होती है? एक टाइप ऑफ फंजाई होती है, राइट। मोल्ड ग्रो हुई है, कौन सी मोल्ड? पैनिसिलियम नोटेटम। वो पेनिसिलियम नोटेटम क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक केमिकल। वो केमिकल क्या कर रहा है? यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा। वो केमिकल इस कोने में बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने दे रहा, राइट। अब उन्होंने ये सब डिस्कवर किया तो उन्होंने इस केमिकल का नाम क्या किया? इसी मोल्ड के नाम पे रख दिया। ये मोल्ड प्रोड्यूस कर रही है ये केमिकल, तो इस केमिकल का नाम उन्होंने इसी मोल्ड के नाम पे क्या रख दिया? पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी। किन्होंने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रोड्यूस कौन कर रहा था? एक फंजाई। फंजाई में भी स्पेसिफिकली एक मोल्ड, पेनिसिलियम नोटेटम, राइट, राइट। अच्छा, अब इन्होंने डिस्कवर तो कर दी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इसके पोटेंशियल यूजेस क्या हैं। अब क्या ये ह्यूमंस में बैक्टीरियल डिसीजेस को ट्रीट करने में के काम आ सकती है, नहीं आ सकती, या कुछ और काम हम इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये इस्टेब्लिश किया था दो अलग साइंटिस्ट ने, अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने, राइट। तो नोबेल प्राइज जो हमने दिया था डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, इन तीनों साइंटिस्ट को इकट्ठा दिया था। कौन कौन? फ्लेमिंग जिन्होंने डिस्कवरी की थी, चेन और फ्लोरे जिन्होंने ये बताया था कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को इकट्ठे नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। अब आज हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो कि मेजरली किससे ऑब्टेन होती हैं? माइक्रोब से, राइट। और वो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं, बहुत सारी डेडली डिसीजेस को ट्रीट करने में काम आती। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस एक्चुअल में एक अकेली गैस नहीं होती, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होती है? मिथेन, हाइड्रोजन गैस,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों गैसेस के मिक्सचर से क्या बनती है? बायोगैस। अब बायोगैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कोई बताएगा? बायोगैस क्यों क्यों बनाना है? बायोगैस को इसलिए बनाना है क्योंकि बायोगैस क्या होती है? इनफ्लेमेबल, राइट। इससे जला के हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो बायोगैस इनफ्लेमेबल होती है, हम इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, इसलिए बायोगैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बायोगैस बनाते कौन है? माइक्रोब्स। कौन माइक्रोब्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो देखते हैं, राइट। अब माइक्रोब्स जो बायोगैस बनाते हैं उनको हम एक नाम देते हैं, क्या? मिथानोजेंस, राइट। एक्चुअल में कौन से माइक्रोब्स बनाते हैं? बैक्टीरिया बनाते हैं, राइट। तो जो भी बैक्टीरिया बायोगैस बनाएगा उसे हम नाम क्या देंगे? सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे? मिथानोजन, राइट। बहुत सारे बैक्टीरिया बायोगैस बना सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है मिथानोबैक्टीरियम, राइट। अब ये बैक्टीरिया कैसे बायोगैस बनाते हैं? एनाएरोबिकली फीड करते हैं किस पे? सेलुलोज पे। किस पे? सेलुलोज पे। भाई अगर आप किसी भी मिथानोजन को सेलुलोज दे दो तो वो सेलुलोज को एनाएरोबिकली डाइजेस्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? बायोगैस, राइट। अब अगर हमें बायोगैस प्रोड्यूस करनी है तो क्या चाहिए? एक तो ये बैक्टीरिया चाहिए मिथानोजेंस और एक सेलुलोज चाहिए, राइट। अब सबसे पहले हम बैक्टीरिया देखते हैं कि कहाँ से मिलते हैं, मिथानोजेंस कहाँ से मिलते हैं, राइट। मिथानोजेंस एक्चुअल में हम लाते हैं काऊ से। काऊ में क्या कर रहे होते हैं मिथानोजेंस, बताओ? एक्चुअल में ये मिथानोजेंस काऊ की ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन क्या होता है? भाई जैसे हमारी इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन्स में भी फर्दर ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये पार्ट्स होते हैं ना। वैसे ही काऊ के गट का एक पार्ट होता है, क्या? र्यूमन, राइट। काऊ के गट का एक पार्ट होता है, क्या? उसका र्यूमन। तो काऊ के र्यूमन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये मिथानोजेंस। अब काऊ के गट में ये लोग क्या कर रहे होते हैं? भाई काऊ जो फॉडर खाती है, काऊ जो चारा खाती है वो उसमें क्या होता है? मेजरली सेलुलोज। और काऊ के पास एबिलिटी नहीं होती इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की। तो नेचर ने क्या किया? उनके गट में भी कौन से पार्ट में? र्यूमन में क्या रख दिए? ये मिथानोजन बैक्टीरिया। ये मिथानोजन बैक्टीरिया क्या करेंगे? सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? बायोगैस। अब ये बायोगैस काऊ के तो किसी काम की नहीं होती, तो उसके माउथ से और उसके एनस से अल्टीमेटली निकलती रहती है। अब हमें क्या चाहिए? काऊ के र्यूमन में प्रेजेंट मिथानोजेंस। कैसे लेते हैं? काऊ को डाइसेक्ट करके लेते हैं? नहीं, काऊ को काटने की, डाइसेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती मिथानोजेंस ऑब्टेन करने के लिए। काऊ जो डंग करती है, काऊ जो डंग करती है उसमें ये माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो इस डंक को ही हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? एज ए सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। एज ए सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? मिथानोजेंस, राइट। ऐसे माइक्रोब्स जो बायोगैस बनाएंगे, राइट। अब काउ डंग लिया हमने, काउ डंग में क्या है? मिथानोजेंस। मिथानोजेंस तो हमें मिल गए, राइट। अब सेलुलोज रिच मटेरियल्स हमें लेके आने हैं, उनको डाइजेस्ट कराना है इन मिथानोजन से, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? बायोगैस। ये सब हम करते हैं एक बायोगैस प्लांट में। देखो आप क्या करते हो? काऊ का जो डंग है उसमें क्या मिक्स कर देते हो? वाटर। वाटर मिक्स कर देते हो तो वो क्या कहलाता है? स्लरी या डंग वाटर। स्लरी भी कहते हैं, डंग वाटर भी कहते हैं। अब इस स्लरी में क्या है? माइक्रोब्स हैं, राइट। तो इन माइक्रोब्स को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, एक टैंक बनाया जिसमें हमने स्लरी डाली, वो कनेक्टेड है एक जमीन में, हमने गड्ढा खोदा हुआ है उसमें। तो ये डंग वाटर कहाँ जा रहा है? इस गड्ढे में। इस गड्ढे में डंग वाटर जा रहा है, तो इस डंग वाटर में क्या है? मिथानोजेंस, बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। अब इसमें हम क्या डाल देते हैं? फालतू चीजें जो कि सेलुलोज रिच होती हैं, राइट। हम सेलुलोज रिच वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं इसमें, राइट। राइट, सेलुलोज रिच वेस्ट मटेरियल, राइट। यहाँ पे क्या डाला हमने? सेलुलोज रिच वेस्ट मटेरियल,
भाई आपके घर में जो भी आलू के छिलके, जो भी फालतू चीज़ें होती हैं, उसमें मेजरली सेलुलोज ही होता है। तो राइट, तो आप सेलुलोज रिच वेस्ट मटेरियल डाल देते हो, यहाँ पे मेथानोजेंस होते हैं, ये इसको डाइजेस्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस, राइट। अब ये ऊपर गैस होल्डर लगा होता है इस गैस को होल्ड करने के लिए, राइट। जब बायोगैस प्रोड्यूस होती है तो ये गैस होल्डर ऊपर चला जाता है, जब बायोगैस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो ये गैस होल्डर नीचे आ जाता है, तो ये मूवेबल होता है। तो इस गैस होल्डर में गैस ट्रैप हो जाती है और अल्टीमेटली इसके साथ एक कनेक्शन लगा होता है हाउस होल्ड तक, जो कि गैस को ले जाता है। तो राइट, तो हाउस होल्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, गैस इनफ्लेमेबल होती है तो इससे हम खाना बनाते हैं, राइट। समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। ये जो चीज़ है ये टिपिकली हम इसे क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट, राइट। क्या बोलते हैं? बायोगैस प्लांट, राइट। अब बायोगैस प्लांट ऐसा दिखता है, ये तो आउटलाइन डायग्राम था, एक्चुअल में बायोगैस प्लांट ऐसा दिखता है। अब ये टेक्नोलॉजी बायोगैस प्लांट बनाने की दो इंस्टीट्यूशंस ने डेवलप की है इंडिया में। कौन कौन से? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। ओके, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लीज टेल मी। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की। भाई सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है? सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट के दो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? फिजिकल। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? बायोलॉजिकल, राइट। फिजिकल का मतलब क्या हो गया? फिजिकल का मतलब ना हम उसमें कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, ना हम उसमें कोई लिविंग बीइंग यूज कर रहे हैं, हम उसमें नॉर्मल फिजिकल मेथड्स जैसे कि सेडिमेंटेशन, जैसे कि फिल्ट्रेशन करके उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। बायोलॉजिकल का मतलब सीधा सीधा सा कि हम उसमें कोई ना कोई लिविंग बीइंग यूज कर रहे हैं, और लिविंग बीइंग में भी हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोब्स, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जो भी वेस्ट मटेरियल जो तैर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग डेबरी, उसको सेपरेट करते हैं। उसको सेपरेट कैसे करेंगे? बड़े बड़े फिल्टर से पास करके। भाई ऐसे बड़े बड़े फिल्टर्स जो वेस्ट मटेरियल को ट्रैप कर रहे हैं, जो तैर रहा है, उससे हम लोग पास करते हैं पानी को। सबसे पहले ऐसा फिल्टर जिसका पोर साइज बड़ा हो, फिर ऐसा फिल्टर जिसका पोर साइज छोटा हो। ऐसे ही अल्टीमेटली पानी क्या हो जाता है? प्योरीफाई हो जाता है, जो उसमें फ्लोटिंग डेबरी होती है वो निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद हम पानी को लेके जाते हैं कहाँ? सेटलिंग टैंक में। भाई फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल फ्लोट कर रहा था उसको सेपरेट करने के बाद हम उसे लेके जाते हैं पानी को सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है? हम पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली कुछ देर बाद क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो इन फिल्टर से सेपरेट नहीं हो पाए थे, वो नीचे बैठ जाते हैं इस पानी में, राइट। एक्चुअल में इन वेस्ट मटेरियल्स में क्या होता है? कुछ तो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, राइट। तो ये सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। इन सॉइल और स्मॉल पेबल्स को मिलके क्या बोलते हैं? ग्रिट। क्या बोलते हैं? ग्रिट। तो जो भी चीज नीचे बैठेगी उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और प्राइमरी स्लज मेजरली क्या होता है? प्राइमरी स्लज में ग्रिट यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स। ऊपर जो है साफ पानी बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। इस एफ्लुएंट को अब हम कहाँ लेके जाते हैं? आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने फ्लोटिंग डेबरी को सेपरेट किया, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि पानी पे तैर रहा था उसको सेपरेट किया बड़े बड़े फिल्टर्स लगा के, राइट। उसके बाद हम पानी को कहाँ ले गए? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में हमने पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी इम्प्योरिटीज थी पानी में, जिसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स थे, वो अल्टीमेटली सेटल डाउन हो गए, और ऊपर क्या बच गया? साफ पानी। जो सेटल डाउन हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज को हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। भाई प्राइमरी स्लज तो वेस्ट है, हमारे तो किसी काम का नहीं है, तो प्राइमरी स्लज को डिस्कार्ड कर देते हैं। ऊपर जो साफ पानी बचता है उसे बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को हम ले जाते हैं आगे ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, राइट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होता है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होगा?
कि इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स की हेल्प लेंगे सीवेज वाटर को क्लियर करने के लिए। अब क्या इस सीवेज वाटर में माइक्रोब्स हम डालेंगे बाहर से, या उसमें पहले से प्रेजेंट होते हैं? देखो, ये जो एफ्लुएंट आया है ना, ये जो एफ्लुएंट आया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, इसमें पहले से क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहले से बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसमें पहले से बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब हमें क्या करना होता है, इस बैक्टीरिया और फंजाई की सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करानी होती है। तो ग्रोथ कराने के लिए इस एफ्लुएंट को हम लोग कहाँ डालते हैं, सबसे पहले एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में क्या होगा, एक प्रोपेलर लगा होता है जो इस वाटर को, जिसमें पहले से कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है, उस वाटर को ये घुमाता है। घुमाने से क्या होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस वाटर में बढ़ जाती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बढ़ने से ये जो माइक्रोब्स हैं ये और ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, और कैसे दिखने लग जाते हैं, ऐसी जालियां जालियां सी दिखने लग जाती हैं। भाई मैंने क्या बोला कि ये जो एफ्लुएंट आया प्राइमरी ट्रीटमेंट से, इसमें पहले से क्या है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई पहले से प्रेजेंट है, राइट। अब हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इनकी जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको बढ़ाते हैं। इनको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ्लुएंट को हम लोग कहाँ डालते हैं, एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में आप क्या करते हो, इस एफ्लुएंट को एजिटेट करते हो। एजिटेट करने से क्या होता है, उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई पहले से उस पानी में प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी ग्रोथ और ज्यादा हो जाती है। और वो कैसे दिखने लग जाते हैं, ऐसे जालियां जालियां सी दिखने लग जाती हैं। इन जालियों को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया associated with fungal filaments, associated with fungal filaments। तो भाई ये जो जालियां होती हैं ये कुछ भी नहीं होते, ये माइक्रोब्स ही होते हैं। माइक्रोब्स के ग्रो करने के बाद ही तो बनी है। तो ये क्या होते हैं एक्चुअल में, फंगस के धागे, फंगल फिलामेंट्स, जिसमें क्या होते हैं बीच में, बैक्टीरिया। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स जब इस पानी में बन जाते हैं तो ये फ्लॉक्स क्या कर देते हैं, इस पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट। तो हमने इन माइक्रोब्स की, इन फ्लॉक्स की ग्रोथ कराई ही इसलिए थी ताकि हम पानी को, पानी के ऑर्गेनिक मैटर को साफ कर सकें, राइट। इस अब अल्टीमेटली हमने फ्लॉक्स की ग्रोथ कराई पहले, फ्लॉक्स ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को क्लियर कर दिया पानी के, हम यही तो चाहते थे। तो इस टाइप से माइक्रोब्स यूज हुए पानी को साफ करने के लिए। अब इसमें फ्लॉक्स बन गए, फ्लॉक्स ने ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया, तो क्या हम इस पानी को ट्रीटेड मानेंगे, इस पानी को सीधा रिवर या अदर वाटर बॉडीज में छोड़ देंगे? नहीं। इस पानी को अदर वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लॉक्स को भी रिमूव करते हैं। ये जो फ्लॉक्स बनी है ना, इसको भी रिमूव करते हैं। इन फ्लॉक्स को रिमूव करने के लिए हम इस पानी को कहाँ लेके जाते हैं, एक सेटलिंग टैंक में। इस पानी को ले गए आप सेटलिंग टैंक में, राइट। अब सेटलिंग टैंक में क्या होते हैं, इस पानी में क्या होते हैं, फ्लॉक्स तैर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए जब पानी को आप छोड़ते हो इस सेटलिंग टैंक में, तो ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये सारे फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वाला पानी साफ हो जाता है, राइट। इस पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एफ्लुएंट, राइट, सेकेंडरी एफ्लुएंट, राइट। इस सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम लोग कहाँ डाल देते हैं, रिवर और अदर वाटर बॉडीज में। भाई अब हम मानते हैं कि ये पानी साफ हो गया है, ट्रीट हो गया है, तो अल्टीमेटली किस में डाल देते हैं इस पानी को, वाटर बॉडीज में। नीचे जो फ्लॉक्स बच गई है ना, ये जो फ्लॉक्स सेटल डाउन होके बच गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का आप क्या करते हो, भाई मेजर पार्ट तो हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करा देते हैं। हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं इन्हें, हम मेजर पार्ट तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डालते हैं और डाइजेस्ट करा देते हैं। एक छोटा सा पार्ट हम लोग कहाँ डाल देते हैं वापस, इस
एरेशन टैंक में। इस एरेशन टैंक में क्यों डालते हैं? क्योंकि इस एरेशन टैंक में हमें माइक्रोब्स की जरूरत है, राइट, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करें। तो इसकी वजह से इस एरेशन टैंक में हम लोग ये फ्लॉक्स का स्मॉल पार्ट डाल देते हैं। फ्लॉक्स एक्चुअल में है क्या? माइक्रोब्स ही तो है। तो इस एरेशन टैंक में हमें माइक्रोब्स की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, जो इस ऑर्गेनिक मैटर को खा पाए इस पानी के। तो इसकी वजह से छोटा सा पार्ट हम लोग कहाँ डाल देते हैं? वापस एरेशन टैंक में। मेजर पार्ट जो है हम डाइजेस्ट कर देते हैं एनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर्स में डाल के, राइट। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट। अब इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक बचे हैं, क्या? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स और माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। सीवेज ट्रीटमेंट में एक और बात रह गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान बनाया है गंगा रिवर को क्लियर करने के लिए। यमुना एक्शन प्लान बनाया है यमुना रिवर को क्लियर करने के लिए। तो इन प्लान्स के अंडर गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या इस्टेब्लिश किए हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि भाई जो सीवेज है जो डायरेक्टली इन रिवर्स में हम लोग गेर देते हैं, उसको हम डायरेक्टली ना गेरें, उसको हम ट्रीट करके गेरें ताकि ये रिवर्स पोल्यूट ना हो, राइट। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी कभी आ जाता पेपर। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट। 2 टॉपिक्स बचे हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।